हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, कैश बुक। 11th क्लास में 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैश बुक का आता ही आता है। कैश बुक समझने से पहले आप ये समझिए कि कैश बुक प्रिपेयर क्यों की जाती है और कैश बुक के ऊपर रूल कौन कौन से लगते हैं। प्रिपेयर करना तो आपको आ भी जाएगा, बट इसके बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहले उसके बेसिक समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, जिससे हमें ये लगे कि ये सारे टॉपिक जब हमारे 1 मार्क्स में आए या फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तब हमें प्रॉब्लम ना आए, समझे। तो इसलिए आज हम पहले बात करते हैं कैश बुक प्रिपेयर की क्यों जाती है। मान लो आपने जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। जर्नल एंट्री तो सबको पता है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, बुक पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये सबको पता है। बट कभी कभी जब हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है तो जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता हर ट्रांजैक्शन की। लगभग उस ट्रांजैक्शन की तो बिल्कुल नहीं होता जो ट्रांजैक्शन हमारी रेगुलर बेस पे होती है। जैसे मान लो कैश की ट्रांजैक्शन है। अब रिलायंस कंपनी का एग्जांपल ले लो आप। रिलायंस कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस फ्रेश है। तो इन सब में ना जब भी ट्रांजैक्शन होती है, कैश की ट्रांजैक्शन हर मिनट में बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, एक बुक प्रिपेयर कर लेते हैं और सारी एंट्री को उसी में चिपकाते रहते हैं, जिससे उनका बर्डन कम हो जाता है। इसलिए जब भी हमारे बिजनेस का ग्रो होता है तो हम जर्नल एंट्री बनाने की बजाय हम उसकी सब्सिडरी बुक बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो आपको जर्नल एंट्री ना करने के बेनिफिट दें। अगर आप जर्नल एंट्री नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट बुक्स बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। समझ में आ गया होगा। तो सर हम हर ट्रांजैक्शन की सब्सिडरी बुक बना सकते हैं? नहीं, आप सब्सिडरी बुक सिर्फ उसी की बना सकते हो जो आपने डेली बेस की ट्रांजैक्शन होगी आपकी। जैसे मान लो एक 100 करोड़ की मशीन कंपनी डेली खरीदती है क्या? नहीं, वो कभी साल में, 2 साल में या 10 साल में एक बार परचेज करती है, इसलिए उसकी सब्सिडरी बुक्स नहीं बनेगी। सब्सिडरी बुक किसकी बनेगी सर? सब्सिडरी बुक्स उसकी बन सकती है जो आपकी डेली ट्रांजैक्शन है और जिसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। तो सर मैं आपको आज सब्सिडरी बुक्स की डेफिनेशन तो मैंने थ्योरेटिकल बता दी, जो आपके कोई यूज की नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री ना करो तो आप सब्सिडरी बुक बना सकते हो। तो सर सब्सिडरी बुक्स के कुछ एग्जांपल दीजिए। सबसे बड़ी सब्सिडरी बुक होती है कैश बुक, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन हमारी सबसे ज्यादा होती है और आज की क्लास में हम कैश बुक ही पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 2 सब्सिडरी बुक होती है परचेज बुक। कौन सी होती है? परचेज बुक। तीसरी होती है हमारी सेल बुक, सेल्स बुक। और फोर्थ होती है परचेज रिटर्न बुक। एक बात बताओ, अगर परचेज करोगे तो रिटर्न भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। इसका एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। और फिफ्थ होती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। इसका एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। आज से कुछ टाइम पहले, कुछ जमाने पहले एक होती थी बिल्स रिसीवेबल बुक। और एक होती थी बिल्स पेएबल बुक। बट कुछ टाइम पहले इसको हटा दिया गया सिलेबस से। अगर किसी के टीचर करवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में हो रहा होगा। अगर ये है नहीं है तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास 5 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी होती है कैश बुक। अगर आपको कैश बुक आ गई तो इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कैश बुक के कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, नोट्स में लिख लेना अपने
क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स बना लोगे तो आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 1, कैश बुक के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। बिल्कुल ठीक बात है सर, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक। सर ये तो आपने पहले ही बता दिया, दोबारा नोट्स बनाओगे तो इसमें लिख लो ना। नंबर 2, कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी, उधार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगी। ये बात आप अपने माइंड में रख लो। अगर आपके क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और उनके बीच में कोई उधार की ट्रांजैक्शन है, सर मुझे कैसे पता लगेगा कि उधार की ट्रांजैक्शन है? अभी बताएंगे कुछ देर बाद। अगर कोई ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो सर उसको छोड़ दें? नहीं, उसको छोड़ना भी नहीं है, बट कैश बुक में नहीं लिखना। तो सर कैश बुक में नहीं लिखना तो कहां लिखना है? उसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल, कैश बुक के टाइम पे अगर कोई आपकी उधार की ट्रांजैक्शन है तो वो उधार की ट्रांजैक्शन की आपको कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, उसकी आपको अलग से जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडरी बुक के साथ साथ आपको जर्नल प्रॉपर का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जो चीज सब्सिडरी बुक में नहीं आएगी, जैसे कैश बुक में जो चीज नहीं आएगी वो किस में आएगी? जर्नल एंट्री में। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो जर्नल एंट्री आपका पीछा नहीं छोड़ रही। कैश ट्रांजैक्शन तो सारी कैश बुक में आ गई, बट रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शन आपकी कहां पे आएंगी? जो आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो लिखो, कैश बुक रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। लेकिन अब इसमें भी एक पॉइंट अलग है, समझे? इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान रखना। उस ट्विस्ट को समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश बुक दो टाइप की होती है। कैश बुक हैव टू टाइप्स। नंबर 1, सिंपल कैश बुक। सर ये क्या बला है? अभी समझाएंगे। और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सर सिंपल कैश बुक को सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोल देते हैं हम। सिंपल कैश बुक जो होती है ना, उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस शो होती हैं। सर कैश बुक में तो कैसी होंगी, अभी तो बताया आपने। नहीं, अब मैं डबल कॉलम बताऊंगा तब आपको समझ में आएगी बहुत सारी बातें। डबल कॉलम में कैश के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और उसमें डबल कॉलम में कैश और बैंक। याद रखना, आपने कोई बैंक से पेमेंट की है, ऑनलाइन पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है, तो उसको बोलते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। और सिंपल कॉलम कैश बुक के टाइम पे बैंक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करते कैश बुक के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपल कैश बुक बना रहे हो तब आपको बैंक की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में शो नहीं करना, सिर्फ नगद पैसे की बात को करना है और कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है? तो अल्टीमेटली बात ये हुई कि आपको इस टाइम पे जब आपकी सिंपल कैश बुक बन रही होगी तब आपको बैंक की ट्रांजैक्शन को और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार की ट्रांजैक्शन को, दोनों को आपकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। समझे? लेकिन डबल कॉलम के टाइम पे सिर्फ उधार की एंट्री की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप दिमाग में लेके चलो, सर हमारे यहां पे कौन सी आएगी? आपके एग्जाम में डबल कॉलम ही आएगी। सिंपल कैश बुक आने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? सिंपल कैश बुक को समझना तो है, जो सबसे सिंपल होती है,
सारी कैश कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक की छोड़ देंगे और उधार की छोड़ देंगे। सबसे ट्रिकी होती है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट, कैश बुक में कैश बुक अप्लाइड रियल अकाउंट रूल। कैश बुक पे रियल अकाउंट रूल लगता है भाई। रियल अकाउंट रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये रियल अकाउंट रूल बोलता है भैया कि डेबिट जब पैसा कोई चीज आएगी, क्रेडिट जो चीज जाएगी। और कैश बुक में सिर्फ पैसे की बात हो रही है, तो जब जब पैसा आएगा, मनी आएगी, कैश आएगा कम्स इन तो डेबिट होगा, और कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, किसी भी वजह से आए, किसी भी वजह से जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ इस बात से कैश बुक बनाते हुए कि हमारे पास कैश आया कि नहीं आया, आया या गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, नहीं आया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस कैश बुक में आप इतने से रूल के साथ अपनी कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम परफॉर्मा और बना देते हैं जिससे आपको और सिंप्लीफाई हो जाए, और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, परफॉर्मा ऑफ कैश बुक। ठीक है, नंबर 1 सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का परफॉर्मा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसको मैं अगर बीच में लाइन मारना चाहूं तो मार भी सकता हूं। ठीक है, ये परफॉर्मा होता है सिंपल कैश बुक का। यहां पे आप डेट लिखोगे। अगर बिजनेस पहले से चलता आ रहा है और आपके पास कैश इन हैंड है, क्या बोला मैंने? कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश, तो वो आप सबसे पहले शो करोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से, बीडी के नाम से। ये बात याद रखना। अगर पहला ही पॉइंट आपको दे रखा है कैश इन हैंड या कैश इतने अमाउंट, तो आपको मान लेना है कि वो ओपनिंग कैश है और आपको टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से शो करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले 1 तारीख को, या कोई भी 1 अप्रैल हो या 1 मार्च हो, तो आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल को आपका ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। अब आपको सारी डेट लिख लिख के यहां पे सारे जब जब पैसा आएगा तो यहां पे लिखना है, और जब जब पेमेंट करोगे तो यहां पे लिखना है बस। और वो सारे कैश में होने चाहिए। पेमेंट हमेशा क्रेडिट में और रिसीव्ड सारे किसमें? डेबिट में। और आखिरी में डेबिट के टोटल करके, डेबिट का पूरा टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करना है। हमेशा आपका 99% चांस है, टीएस गरेवाल में एक आधा क्वेश्चन बदतमीजी वाला दे रखा है, अदरवाइज दे ही नहीं सकता, कि आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट से ज्यादा हो। हमेशा कैश का आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट से ज्यादा मिलेगा। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके आखिरी बैलेंस लिख देना बाय बैलेंस सीडी। इसको देख लो एक बार, बाय बैलेंस सीडी, यह आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा हमेशा। और यह आपका कैसे आएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है, तो कुल मिला के, और नीचे आप दोनों तरफ की फिर आखिरी में सीडी निकालने के बाद टोटलिंग लिख दोगे, जो भी टोटलिंग आएगी। समझे? ये होता है सिंपल कॉलम कैश बुक का आसान सा फॉर्मेट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
11th क्लास में हर टीचर डबल कॉलम कैश बुक ही देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। कैश बुक, इसमें आएगा डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। ठीक है, ये आपका कॉलम रहेगा। ये आपको कुछ इस प्रकार से डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक, ये बन गया। अच्छा, कुछ टीचर एलएफ के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो होता है लेजर का पॉइंट नंबर लिखना। यहाँ पे एलएफ का कोई काम नहीं है, बट अगर कोई टीचर आपको धक्के से बोले तो कैश से पहले एलएफ का एक छोटा सा हल्लू सा एलएफ का बना देना, वो सिंगल में भी बना देना। ठीक है, एलएफ यहाँ पे बना देना। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, तो आप एलएफ बना सकते हो। ये आपका किसका कॉलम रहेगा? हमारा डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यहां पे आपको वही सेम, अगर पहले से बिजनेस चलता आ रहा है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का और बैंक का। बैंक के बारे में एक थोड़ी सी बात बता देता हूं। बैंक का अगर दे रखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, आगे क्वेश्चन में दिया मिलेगा आपको, तो नेगेटिव बैलेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस नहीं होता, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और ब्रैकेट में लिख दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो कभी भी आपका कैश का कोई बोल दे डेबिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो आपको यहां पे लिखना है किस तरफ? हमेशा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी। ठीक है, तो आपका बैंक का कॉलम में क्रेडिट में आएगा ओपनिंग बैलेंस। ये आपके लिए नई बात हो सकती है। क्वेश्चन में अगर सिंपल दे रखा है कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कुछ नहीं बोल रखा, तब तो सारा ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा। लेकिन अगर बैंक के बारे में स्पेशल मेंशन कर रखा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो आपको क्रेडिट पे लिखना है, क्रेडिट की तरफ लिखना है। और फिर बाकी सारी चीजें सेम है। जब जब पैसा आएगा तो यहां पे, और जब जब चेक से पेमेंट आएगी, चेक से या किसी भी चीज से, मतलब हमें बैंक से ट्रांजैक्शन, तो हमेशा बैंक के कॉलम में आएगी। उसी तरह पेमेंट करोगे, अगर कैश में करोगे तो यहां पे, और बैंक में करोगे तो यहां पे। और जो साइड ज्यादा है उसके अपोजिट साइड सीडी बैलेंस आ जाएगा। मैंने क्या बोला? जो साइड ज्यादा है उसके अपोजिट साइड, अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका फॉर्मेट रहेगा डबल कॉलम कैश बुक का। बस आपको क्या याद रखना है कि कब कब पैसा आया, कब कब पैसा गया, कब कब चेक आया, कब कब चेक गया, कब कब पेमेंट आई, कब कब पेमेंट गई। आई तो डेबिट में, गई तो क्रेडिट में। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब मैं आपको इसके थोड़े से पॉइंट और बता देता हूं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपको समझ में भी आ गया। एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होती है बैंक से पैसे विड्रॉ करना या बैंक में पैसे डिपॉजिट करना। किस लिए डिपॉजिट करना? अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करना। ठीक है, कैश पेड इन बैंक। बताओ, कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो किस में पैसा आया? बताओ, बैंक में पैसा आया ना, तो बैंक क्या हुआ? डेबिट, और कैश क्या हुआ? क्रेडिट। ये कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए बोली जाती है क्योंकि हम कॉलम किसके बना रहे हैं? कैश और बैंक के, और यहां पे कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए दो जगह एंट्री हुई, कैश में भी और बैंक में भी। अब बैंक डेबिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक डेबिट हुआ क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है, रियल अकाउंट रोल। तो बैंक के किस साइड लिखोगे? डेबिट कॉलम में, इस तरफ कॉलम में। मैंने कॉलम बोला, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराओगे तो बैंक डेबिट होगा,
लेकिन किसकी वजह से? कैश की वजह से। और कैश क्या होगा? क्रेडिट। मैं यहां पे लिख देता हूं बाय बैंक की वजह से। और बैंक से अगर पहले विड्रॉ किया, यहां पे कोई पर्सनल यूज वगैरह नहीं कर रहा, बस सीधा बोल दिया कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बस इतनी सी बात बोली, विड्रॉ फ्रॉम बैंक या विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब ऐसा कुछ बोले तो आप बताओ विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो विड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा? बैंक गए, आप पैसा लेके आए, तो विड्रॉ करने गए ना बैंक में, तो पैसा लेके आए तो क्या आया? कैश आया। और कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश के किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट के कॉलम में। देखो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट के कॉलम में ही लिख रहे हैं हम। कई बच्चे पोस्टिंग करने में बड़े डरते हैं, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट के कॉलम में ही करेंगे। तो कैश डेबिट किसकी वजह से? बैंक की वजह से। देखो इसका मैं यहां लिखा है, ये इसका है, कहीं पजल हो जाओ। कैश के डेबिट में किसकी वजह से? बैंक के डेबिट क्रेडिट। और बैंक के क्रेडिट में बाय कैश की वजह से। तो याद रखना, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में ही लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। और बैंक डेबिट हो तो बैंक के डेबिट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये आप लिख लो एक छोटा सा फॉर्मेट बना के कि अगर पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। और अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक है कि मान लो, इसको थोड़ा स्लो समझते हैं यार, जल्दबाजी करेंगे ना तो खो देंगे इसको। मान लो मुझे एक चेक मिला, और ये सारे पॉइंट करके हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, अभी कंसेप्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मुझे एक चेक मिला, मिल गया भैया, चेक मिला 5 तारीख को, लेकिन मैंने उस चेक को डिपॉजिट किया 10 तारीख को बैंक में। हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है सर। तो 5 तारीख को आपको चेक मिला और आपने डिपॉजिट किया 10 को, तो प्रॉब्लम आती है कि भैया कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूं मैं, 5 को या 10 को? कई बच्चे बोलते हैं 5 को, कई बोलते हैं 10 को। अगर आपको चेक रिसीव हुआ 5 को, चेक रिसीव हुआ 10,000 और डिपॉजिट किया 10, डिपॉजिट नाम चेक। ठीक है, इन बैंक। तो 5 तारीख को आप बैंक में एंट्री नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बैंक में तो डिपॉजिट किया। बंदा चेक देगा, चेक तो कागज का टुकड़ा होता है, आपके हाथ में है, तब तक क्या यूज है उसका? अरे भैया बैंक में जाओगे, पैसे लोगे तभी तो बात बनेगी ना। तो कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते, पैसा नहीं आया आपके पास, चेक आया, चेक तो कागज का टुकड़ा, खो गया तो खेल खत्म। तो 5 तारीख को आप चेक की एंट्री करोगे जर्नल एंट्री में। तो एंट्री करोगे 5 तारीख की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, लेकिन 10 तारीख को जब आप डिपॉजिट कर दोगे तब आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक के डेबिट में ये करना है, पैसा आया है ना, गया थोड़ी ना है, टू चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। 10 तारीख को बैंक के डेबिट में आएगा चेक इन हैंड के नाम। देखो चेक इन हैंड, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली बैंक टू राम तो हो गया एंट्री, बट 5 तारीख को आप बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री नहीं लिख सकते और ना ही कैश बुक में कोई इफेक्ट दिखाओगे। 5 तारीख को आप बस यही एंट्री करके छोड़ दोगे जनरल एंट्री में 10,000 रुपए की। लेकिन 10 तारीख को बैंक के डेबिट में जाके यहां पे जाके लिख दोगे टू चेक इन हैंड और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे। समझ में आया? तो अल्टीमेटली आपको इस एंट्री को अच्छे समझना है। एक और एंट्री आती है, किसी का चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, देखो जब डिपॉजिट करते हो डेबिट करते हो, डिसऑनर होगा तो क्रेडिट कर दो, बस बैंक के क्रेडिट में उस बंदे के नाम से क्रेडिट कर दो, खेल खत्म डिसऑनर के केस में। इसके अलावा
आपको दुखी करेगा इस चैप्टर में डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर दिया आपने तो उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती, कुछ नहीं। कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। कैश डिस्काउंट एंट्री करनी ही नहीं आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कर लें इस क्वेश्चन को। किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस हो गया तो वो जा सकता है क्लास से। जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन साथ में करना है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम करके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है ना, कितने कॉलम बनानी है? 2 कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंट्री दे रखी है हमें, और हमें लगभग 14 से मतलब 7 से 8 मिनट लगने चाहिए। 30 सेकंड में 2 एंट्री कर देनी चाहिए हमें फॉर्मेट बनाने के बाद। अगर आपको आती हैं तो जल्दी हो जाएगा, नहीं आती तो गड़बड़ रहेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे ना। डेट, अरे भैया ऊपर लिखेंगे कैश बुक, और किस डेट की है? अच्छा, डबल कॉलम, यहां पे डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक, ठीक है। तो इसके बीच में लाइन मार देते हैं हम, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैंने बताया ना ओपनिंग कैश है ये, और कैश एट बैंक लिख रखा, तो इसका मतलब है कि आपका क्या है, आपका पॉजिटिव बैलेंस है। दोनों ही हमारे डेबिट में आएंगे। डेट क्या है? डेट है 1 मार्च। 1 मार्च टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने रुपए? 15,000 और 50,000 मैंने खोल रखा है, तो क्वेश्चन आप देख भी सकते हो। परचेज गुड्स फॉर कैश, देखो यहां पे फॉर कैश बोल रखा है। मैंने कहा था ना कि हम साथ के साथ बता देंगे। गुड्स परचेज किया कैश के लिए, तो बताओ कैश आया कि गया? दिल से बताना, आत्मा से। गया ना कैश, तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट क्या है? मार्च 3। किसकी वजह से गया कैश? कहीं ऐसा ना लिख दे यहां पे कैश ही लिख दो, पोस्टिंग करनी थोड़ी बताती है कि नहीं आती। खुद की वजह से नहीं जाता, जिसकी वजह जाता है। क्या किया आपने? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज करने के टाइम पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट करते हैं हम? परचेज अकाउंट। तो बाय परचेज। सर किस कॉलम में लिखूं, कैश के या बैंक के? सर क्लियर बोल रखा है कैश में। देखो डिपॉजिट इन बैंक, फंसा दिया ना। डिपॉजिट इन बैंक, क्या डिपॉजिट? कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट करोगे तो डेबिट क्या होगा? सर कैश डेबिट होगा, सर बैंक डेबिट होगा, सर कैश डेबिट होगा, सर बैंक डेबिट होगा, ऐसे ही करते रहेंगे। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो पैसा कहां बढ़ेगा? कैश में बढ़ेगा या बैंक में बढ़ेगा? सर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में गए, डिपॉजिट करके आए तो बैंक बढ़ेगा। तो बैंक के किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। लेकिन किसकी वजह से बढ़ा? मार्च 5, ठीक है। बैंक बढ़ा लेकिन कैश की वजह से, और इसके सामने सी लिखना इंपॉर्टेंट है। वो वाला सी नहीं, ये वाला सी, ठीक है। बैंक के डेबिट में कितना आएगा? 5,000 रुपए, समझ रहे हो। और मार्च 5 को सेम एंट्री बाय बैंक, और इसके सामने भी सी, कितने रुपए? 5,000 रुपए। समझ रहे हो कि भैया ये भी हमने बैंक में पैसा जमा करा। देखो बैंक में पैसा आया, कैश में पैसा गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, लिख लिया। चलिए कैश सेल, साफ बोल रखा है
मैंने कहा ना आपको साफ पता लग जाएगा। सेल किया गुड्स कैश में, तो कैश आया कि गया? सर आया तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? टू सेल्स। सर कैश में या बैंक में? कैश में। कितने रुपए? 10,000 रुपये। डेट क्या है? डेट आपकी मार्च 8। ठीक है, चलिए। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फिर कॉन्ट्रा। सर ये कॉन्ट्रा ने तो खा लिए, नहीं खाए नहीं हम लोग, अच्छा है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा आया कि गया? सर विड्रॉ करके लाए, बैंक में गए, फॉर्म भरा, पैसा लेके आए, तो कैश बढ़ा। तो कैश के किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। लेकिन किसकी वजह से बढ़ा? बैंक की वजह से बढ़ा। ठीक है, टू बैंक 2,000 रुपये। ठीक है, और क्या घटा? बैंक घटा। किसकी वजह से घटा? कैश की वजह से घटा। कितने रुपए? 2,000 रुपये। ये एंट्री कहाँ पे जाएगी? कितने दिन डेट है? मार्च 10। अरे क्या दिक्कत है? मार्च 10, मार्च 10। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000 रुपये, अलाउड हर डिस्काउंट 100 रुपये। ओहो सर फंसा दिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है पैसा कितना आया, पैसा कितना आया। बस एक चीज देख लो, आपका क्वेश्चन 90% ठीक हो जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम दामिनी, साफ लिख रखा है हमें 3,000 मिले, तो हमारे हाथ में रुपए कितने आए? 3,000। सर डिस्काउंट 200 दिया तो 2,800 नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो वो तो आप सोच रहे हो ना। क्वेश्चन तो बोल रहा कैश रिसीव्ड, कैश मिल चुका 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए मिल चुका, तो आप क्यों खुद से अज्यूम कर रहे हो? तो सर दामिनी से 200 रुपए का डिस्काउंट का क्या हुआ? डिस्काउंट 200 रुपए उससे पहले दे चुका, मतलब क्या हुआ? दामिनी से हम 3,200 रुपए, 3,200, 3,200, इंग्लिश वालों को लिए बता देता हूं, 3,200 मांगते होंगे, 200 रुपए डिस्काउंट दिया, 3,000 दे चुकी। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, यही तो सबसे आसान है। अगर 3,000 रुपए मिल चुके दामिनी से, 200 रुपए डिस्काउंट दिया, तो मिल चुके, तो पैसा मिल चुका ना, उसमें से क्या डिस्काउंट? वापस थोड़ी दोगे। ठीक है, तो कैश कितना मिला? 3,000। तो इसको हम क्या करेंगे? टू दामिनी, कैश में या बैंक में? सर कैश में। सर 200 का तो कुछ तो करो। हाँ बिल्कुल करेंगे, इसकी हम बनाएंगे। ये मैं साफ कर देता हूं, बैक देख लेना। जर्नल एंट्री, ये बताओ दामिनी को मैं डिस्काउंट दूंगा, पैसा मिलेगा तो मैं दूंगा ना। मुझे मिलने कितने थे? 3,200, 3,200 मिले कितने? 3,000। 200 रुपए का लॉस हुआ कि फायदा हुआ? मुझे। दामिनी की तरफ से मत सोचना, मेरी तरफ से सोचो। 3,000 का मुझे मिलने थे 3,200, 200 रुपए का मुझे क्या हुआ? लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी अकाउंट। साथ के साथ करते रहो। अरे भाई रुक जा, 200 रुपये। सर इसका पूरा फॉर्मेट बनाएं? बिल्कुल बनाना चाहिए आपको। अगला पॉइंट, बस हो गया क्वेश्चन। रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत 2,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 75। अब बताओ निम्रत से कितने मांगते थे? 2,000 कि 2,075? सर अब तो हमें पता चल गया 2,075 मांगते थे हम, मिले 2,000, 75 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि सर चेक तो मिल चुका ना, 2,000 का लिख के दे दिया उसने। तो सर अब पागल नहीं बनेंगे हम, अब हमें समझ में आ गई बात। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, निम्रत का चेक अगर आपको मिला है तो एक बार 18, 30, 24, 25, 26 जाके देखो, निम्रत का चेक बाद में तो डिपॉजिट नहीं किया। देखो अभी बताया था मैंने कि आज मिला, 10 दिन बाद डिपॉजिट करोगे, तो आज एंट्री नहीं करोगे। तो ऐसा करते मैं 18 देखता हूं, नहीं 18 नहीं है, 23 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो अगर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोल रखा, तो इसका मतलब निम्रत का चेक आपने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया।
तो बैंक में पैसा आ गया होगा, वरना चेक इन हैंड करना पड़ता हमें। अरे रुको, टू निम्रत अकाउंट, बैंक में लिखूं या कैश में लिखूं? सर कैसी बातें कर रहे हो, चेक मिला है, चेक मिला है तो बैंक में लिखोगे। बिल्कुल सर, 2000 रुपये डिस्काउंट हमने दिया है सर, हमने दिया तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निम्रत अकाउंट, अकाउंट 75 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट बस खत्म होने वाला है, 5 एंट्री रह गई, अगली तो बहुत आसान है। रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक 23/2023 फ्रॉम दीपक 5000 रुपये। चेक मिला लेकिन पोस्ट डेटेड है। पोस्ट डेटेड का मतलब आज आप डिपॉजिट नहीं कर सकते बैंक में, तो यहाँ तो क्लियर ही बोल दिया आज डिपॉजिट नहीं कर सकते। कब करोगे? 23 को। तो आज डिपॉजिट नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, तो सर इसकी एंट्री नहीं करेंगे। अरे भैया करेंगे, अभी तो बताया था, चेक इन हैंड के नाम से जर्नल एंट्री करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, अरे भाई रुक जा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। दीपक नाम के लोग वैसे होते गंदे हैं, वैसे बता देता हूं, बहुत रुपए खा जाते हैं ये लोग। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, कहीं तुम लोग बिना वजह सीरियस हो जाओ। ठीक है, 5000 रुपये, 5000 रुपये। ठीक है, देखो दीपक का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट करोगे उस दिन बैंक में एंट्री कर देंगे हम, लेकिन दीपक के नाम से नहीं होगा। सर दीपक के नाम से तो कर चुके हम, चेक इन हैंड के नाम से। ये एंट्री आप याद कर लो कि अगर मान लो मुझे चेक मिला है और डिपॉजिट नहीं हुआ, टू दीपक, टू चेक इन हैंड। सर दीपक क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि दीपक ऊपर एंट्री में लिख चुका भैया मैं, ठीक है, जब हमने वो किया था। बस हो गया क्वेश्चन, 1-2 पॉइंट और रह गया। इशूड चेक 2500 रुपए टू चंद्र, अलाउड डिस्काउंट पर 125। वही फंस गया ना, हम चेक कितना दे चुके? 2500 का दे चुके, माइनस नहीं करना, 2500 दे चुके। डिस्काउंट कितना दिया था? 125। तो मांगते कितने थे? 2625 रुपए, 2625 ऐड करके देखेंगे हम, टोटल मांगते थे। चेक इशू किया 2500 रुपए का चंद्र को, हमने इशू किया तो हमारा पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा सर, किसकी वजह से? बाय चंद्र। ओहो, एक बात तो रह गई यार, मैं डेट लिखना भूल गया हर किसी के साथ। तो दामिनी वाला 12 तारीख थी, निम्रत वाला 15 तारीख थी, और ये 23 मार्च 23 थी। और अब चंद्र वाली कब की है? चंद्र वाली है 24। ठीक है, चंद्र को कितने का चेक दिया आपने? 2500 रुपए का। ठीक है, अब बताओ मुझे कि 125 रुपए का डिस्काउंट मिला, मुझे मिला फायदा। हाँ, डिस्काउंट मिला तो डेबिट की क्रेडिट, हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो निम्रत डेबिट होगा। तो निम्रत है, क्या है ये? निम्रत नहीं है ये, चंद्र यार, चंद्र अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 125 रुपये, 125 रुपये, 125 है ना? हाँ, देखो अब अगला, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकेला लिखा होता तो कॉन्ट्रा एंट्री होती, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब पता आपको क्या होता है? खुद के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग की वजह से पैसा निकालोगे, पैसा आया कि गया? सर हमारे पास तो आया। अरे हमारा नहीं, बिजनेस की तरफ से सोचो, बिजनेस का पैसा तो गया ना। अरे ड्रॉइंग करके घर ले जाओगे, पैसा तो गया ना, तो पैसा गया बाय ड्रॉइंग, बाय ड्रॉइंग।
बाय ड्राइंग कितने रुपए? 1500 रुपये। बैंक से निकाला या कैश से? सर ये भी याद रखना आपको, बैंक से निकालेगा कि कैश से। चलिए जी, देखो सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। देखो एक क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या देना चाह रहा है ये। गुड्स बेचे अशोक मित्रा को, कैश में बोल रहा है क्या? सर ये क्या बकवास है, कैश नहीं बोल रखा तो कैश नहीं मानेंगे? नहीं, कैश बुक में नहीं आएगा ये। अशोक मित्रा को गुड्स बेचा, बस इतना बोल दे तो आपको मैंने पहले भी बता रखा जनरल एंट्री करते हुए कि कभी भी हमारा सेल की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे। ये हमारी उधार की एंट्री है, तो इसकी एंट्री बनेगी यहाँ पे अशोक मित्रा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैं अशोक ही लिख रहा हूँ, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 40,000। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्र, ये भी उधार की एंट्री है क्योंकि चंद्र साफ साफ लिख रखा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्र, कितने रुपए? 50,000। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2,000 रुपये डिपॉजिट न्यू बैंक। साफ, बस डिपॉजिट कर दिया तो पैसा आया, तो टू अशोक 2,000 रुपये। खत्म क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, आपको बाय बैलेंस सीडी निकालना है। सीडी कैसे निकलेगा? कैश का डेबिट माइनस कैश का क्रेडिट। कैश का डेबिट देखो 15, 10, 25, 25 और 5 30,000, 30,000 रुपये डेबिट के, माइनस 11,000, 11,000 तो 19,000 रुपये आपके ये आएंगे। देखो कितना आसान था। उसी तरह बैंक का कर लो, बैंक का आपका आएगा 58,000। इसके टोटल में से क्या करोगे? क्रेडिट का टोटल करोगे माइनस, और नीचे आपका आंसर आएगा 30, 64, 30,000, 64,000। इस तरह से आप मैक्सिमम एंट्री कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन सेम थी जो बाकी क्वेश्चन में आती ही आती हैं। इसके अलावा मुझे लगता है इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। कैश बुक का सारा पॉइंट हो गया। ये 11th क्लास का सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया, जिससे कि आपको काफी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम।